हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और वर्क एनर्जी पावर के इस लेक्चर 6 में हम लोग समझने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस मैकेनिकल एनर्जी को समझने वाले हैं डिटेल में। इससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने समझा, वर्क एनर्जी, वर्क के बारे में फुल कॉन्सेप्ट, एनर्जी के बारे में फुल कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फुल कॉन्सेप्ट, उसके बाद इक्विलिब्रियम समझा हम लोगों ने। तो जो भी चीजें वर्क एनर्जी में हम लोगों ने समझ रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए हम लोग पढ़ेंगे अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। तो ये जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी कहानी है। क्या कहानी है, आइए देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यही हमारा टॉपिक है अभी, मैकेनिकल एनर्जी। तो फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दो तरह के फोर्स होते हैं। उस फोर्स में जब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करेंगे तब, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करेंगे तब, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब इस मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या होगा, ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स लेकर काम करते हैं। ठीक है, आइए कंजर्वेटिव फोर्स लेकर काम किया जाए। तो कंजर्वेटिव फोर्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, for conservative force the sum of kinetic energy and potential energy is always constant। बात समझ में आ रही है। ये कहानी, ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको अगर हम मैथमेटिकली दिखाएं कि दैट इज के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसी को और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसी कांस्टेंट को हम लोग इस नाम से जानते हैं, और जो नाम है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसी कांस्टेंट का नाम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, इसी मैकेनिकल एनर्जी को एक और नाम से जानते हैं, और वो है टोटल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करेगा कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट का नाम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। उसी कांस्टेंट का नाम मैकेनिकल एनर्जी, उसी कांस्टेंट को हम लोग टोटल एनर्जी भी जानते हैं। अब देखिए, इसको प्रूफ कर सकते हैं हम, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ किया जाए, तो आइए चलते हैं प्रूफ के लिए। प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन ले लेते हैं। क्या कंडीशन है, कि कंडीशन ये है कि एक बॉल है, उस स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। कंसीडर ए बॉल ऑफ मास m। ये लिख इसलिए दे रहा हूं कि आप जो नोट्स बनाए वो एकदम बेहतरीन तरीके से हो, इसलिए कंसीडर ए बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम a height under the influence of, या released from a height to have motion
free fall released from a height to let that fall freely। ये परफेक्ट है, ठीक है। देखिए एक बॉल है जिसका मास क्या है m, उसको h हाइट से रिलीज किया गया ताकि वो फ्रीली गिर सके, ठीक है। इसका फिगर यहां पर बना सकते हैं, जैसे ये जमीन, यहां पर ये बॉल जिसका मास m है और ये इनिशियली कहां है, h हाइट पर है। तो जब ये गिरेगा तो 3 जगहों पर हम इसका टोटल एनर्जी निकालेंगे, 3 जगहों पर, यहां पर, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये हाइट कितनी है, x, या इसको x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपको h माइनस एक्स, यहां से यहां h माइनस एक्स और ये x, 3 जगह है, एक ये a, ये b और ये c। अब इन तीनों जगह पर हम क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जोड़ देंगे तो देखते हैं कि कांस्टेंट आता है या नहीं आता है। फोर्स हमारा कैसा है, फॉल फ्रीली, मतलब यहां पर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, और उस फोर्स का नाम क्या है, कंजर्वेटिव। वो फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर काम कर रहा है, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ए के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इनिशियली तो रुका हुआ है उसके बाद इसको रिलीज किया गया। तो इनिशियली जब ये रुका हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, ठीक है, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि वो रुका हुआ है। तो u इसका 0 है, v भी 0 है, उस पॉइंट पर u 0 है, यहां भी u डाल देते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, u 0। तो अब टोटल एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी एट a बराबर क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक, तो काइनेटिक कितना है, 0, 0 को mgh के साथ जोड़िए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 mgh, तो टोटल एनर्जी ए पर कितना आया, टोटल एनर्जी ए पर आ गया mgh। तो ए के पास जो टोटल एनर्जी है वो कितना है, mgh। अब निकालते हैं बी पर, एट बी पर काम कर रहे हैं बी पर क्या निकालेंगे, तो अब देखिए चूंकि ये मिड में है, गिरने के मिड में है, यहां से यहां फॉल हो रहा है तो ये मिड में है, तो इस पॉइंट पर हाइट है, तो हाइट होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और साथ में चूंकि ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और इसके पास मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, और जमीन से कितना ऊपर है, x, तो mgx। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ m, और हम v स्क्वायर के जगह ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो इस v स्क्वायर की जगह ये डाल दीजिए, u स्क्वायर प्लस 2gh, चूंकि एक्सेलरेशन g है और डिस्प्लेसमेंट h है इसलिए, तो a हाफ m, u कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो h माइनस एक्स। तो अब देखिए हाफ m इंटू ये क्या आ जाएगा, 2g, इसको ऐसे लिख देते हैं h माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। एक बार 2g से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g h माइनस 2g, या मल्टीप्लाई अभी रहने देते हैं, 2g और h माइनस एक्स, 2 से 2 ढिचिक क्या हो गया, mgh माइनस mgx, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो टोटल एनर्जी एट बी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgx, mgx ढिचिक हो गया, बच गया कितना mgh। तो टोटल एनर्जी बी पर भी कितना आ गया,
mgh, mdh नहीं, mgh, मसाला नहीं है, एनर्जी है। mgh टोटल एनर्जी, ए पर भी वही है, बी पर भी mgh है। अब निकालते हैं तीसरा पोजीशन सी। तो सी के लिए जब हम काम करेंगे तो यहां पर तो आप साफ देख रहे हैं कि हाइट तो है ही नहीं। जब हाइट नहीं है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा एट सी। सी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, क्योंकि हाइट कितना है, सिंस हाइट कितना है, सिंस हाइट कितना है 0, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह डाल दीजिए यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हाफ एम, u चूंकि 0 है इसलिए 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो 2 से ये आ गया हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया mgh। तो टोटल एनर्जी एट c बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर, पोटेंशियल एनर्जी है 0, काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 0, तो टोटल एनर्जी एट c भी कितना आ गया mgh। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जगहों पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, जब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। तो तीनों जगहों पर फोर्स कैसा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तो इससे हमें यह मालूम चल रहा है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जा रही है और वो मतलब बदलता चला जा रहा है, बदलती चली जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में था वो घट रहा है, वो घट रही है, लेकिन धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है, उसकी वेलोसिटी उसमें बढ़ती चली जा रही है। तो ये कंजर्वेशन है। ये अभी तक हम लोगों ने कहां तक की कहानी समझी है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए समझा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव का क्या होगा। तो कंजर्वेटिव के लिए पहले इतना कहानी आप समझ चुके हैं। अब अगला काम है इसको नोट करना, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको पॉज कीजिए। आइए, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। ये कहानी हम लोगों ने समझ लिया है, और इसको मैंने यहाँ साइड में लिख लिया ताकि आगे जब दोबारा लिखा जाए तो आपके जहन में रहेगी ये आया कहाँ से। ठीक है, याद रखिए ये एक तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, जिस सिस्टम पर जो फोर्स लगेगा वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। मतलब उसको, उस सिस्टम को बाहरी एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहां पर हम लोग कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, फिर कंजर्वेटिव की कहानी तो समझ चुके हैं, नॉन कंजर्वेटिव की कहानी समझेंगे फिर कि नॉन कंजर्वेटिव की कहानी क्या है। अब देखिए, हम लोग कुछ प्रीवियस जो नॉलेज है उसको रिकॉल करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वी नो डैट फ्रॉम कहां से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही था वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना हम काम करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना हम काम करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या क्या हो सकता है, तो वर्क डन हो सकता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर और भी फोर्सेस हो सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय अदर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये लाइन कहां से आई, ये बात समझ में आ रही है आपको।
वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बराबर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस वर्क डन को क्या क्या लिख सकते हैं, ये वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये लिख लिया हमने। अब इसमें और कहानी समझते हैं। और कहानी क्या है, तो और कहानी ये है कि हम जानते हैं, वी नो डैट, जो चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया है, वी नो डैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। इसी पर तो कहानी पूरा डिस्कशन था कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं। यहां पुट जब करेंगे तो यहां जब हम पुट करते हैं तो पुट कीजिए माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एनसी, एनसी मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस माइनस डेल्टा यू को उठा के इधर ले आइए। माइनस डेल्टा यू को अगर हम इधर ले आते हैं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, माइनस डेल्टा यू इधर आ जाएगा तो प्लस यू डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या मिला हमें, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली में क्या मिला हमें, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स इसको हम और अप्रोप्रिएट करके इंफॉर्मेटिव करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर फोर्स, ठीक है, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो जो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा किसके, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा लेकिन वो कंजर्व नहीं है। टोटल एनर्जी कंजर्व होगा लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। कब, जब फोर्स कैसा हो, नॉन कंजर्वेटिव हो। मतलब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मैकेनिकल एनर्जी होगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अब इस रिजल्ट से, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हम इसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर यहां कंडीशन क्या है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा डेल्टा के ई। और आपको पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के ई, और माइनस डेल्टा के यू उधर जाएगा तो जीरो बराबर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। और यही तो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं इसी को ना कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो दो कहानी समझिए। क्या है कहानी, वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो और कोई और भी फोर्स इन्वॉल्व हो अपार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव को छोड़कर कोई और भी फोर्स अगर हो और उसके द्वारा वर्क डन हो, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। अब आप कहिएगा कि सर टोटल एनर्जी कंजर्व करने का मतलब क्या है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, इसका मतलब क्या है। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली हम किससे कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसमें बदलाव दिखेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। टोटल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी कहने का मतलब है कि जैसे कोई एग्जांपल अगर हम, जैसे मान लीजिए कि एक बॉल को अगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बॉल को छोड़ते हैं
और बॉल गया, ठीक है, बॉल गया और टकराया और वहीं रुक गया, वो रिबाउंड नहीं हुआ। तो जैसे ड्यूस का बॉल है, ड्यूस के बॉल को जब आप छोड़े, तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो जब जाएगा जमीन से टकराएगा, टकराएगा तो फिर वो वहीं रुक गया, वो बाउंस हल्का करता है और फिर वो रुक जाता है और आपको बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है। तो उस केस में उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ। क्यों कंजर्व नहीं हुआ? क्योंकि जितना पोटेंशियल था उतना काइनेटिक होना चाहिए और वो एक्सचेंज होते रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि आपने उसको छोड़ा और वो गया और टकरा गया और आवाज, और वहीं पर खेल खत्म। तो जो आवाज, जो साउंड एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब वो टोटल एनर्जी के ही अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? ये और क्लियर होगा जैसे मान लीजिए कि एक बॉल को, अगर हम, रबर का बॉल है और उस रबर के बॉल को छोड़ते हैं, और मान लीजिए कि उस रबर के बॉल को छोड़ा एक हाइट से, गया टप्पा खा के फिर मेरे हाथ में आ गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा आइडियल सिचुएशन है। मैजिक बॉल जो आता है, एक मैजिक बॉल, वो बहुत ज्यादा बाउंस करता है, तो उसको आप यहां इस हाइट से छोड़े, वो गया, हाथ से टकराया, सरफेस से टकराया और फिर हाथ में आ गया। तो यहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी उतना काइनेटिक एनर्जी, और फिर जितना काइनेटिक एनर्जी था वापस पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। तो यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब वो बाउंस कर रहा है तो आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मतलब सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल में ही कन्वर्शन हो रहा है। लेकिन अगर एक हम पत्थर लें और पत्थर को छोड़े, तो पत्थर इस हाइट से आएगा और यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, जैसे ही यहां टकराएगा आपको भम धराम जो भी है आवाज सुनाई देगी। तो यहां क्या हुआ? ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ साउंड एनर्जी में भी चेंज हुई। और जब आप उस सरफेस को हटाकर थोड़ा उसको टच कीजिएगा तो गर्मी भी महसूस होगी, तो वहां पर हीट एनर्जी भी हुई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 3 एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी में कन्वर्शन है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो अपना हिस्सा दे दिया साउंड को और किसको? हीट को। तो काइनेटिक एनर्जी अपना हिस्सा दे दिया साउंड और हीट को। तो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर अगर वापस हम काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल लेना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया, या ये कहिए दूसरे रूप में चेंज कर दिया। तो यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें, टोटल एनर्जी देखें तो कंजर्व है, लेकिन सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल को देखें तो वो कंजर्व नहीं है। वही कहानी यहां पर है कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। मतलब इस केस में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब? जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, लेकिन जब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। एक एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए जिसमें कंजर्वेटिव भी हो, नॉन कंजर्वेटिव भी हो और भी फोर्सेस हो। तो देखिए उसका एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे ये एक सरफेस है और ये एक वर्टिकल सरफेस है। इस वर्टिकल सरफेस से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m, और इसको हमने एक स्प्रिंग के ऊपर होल्ड किया हुआ है। अब इस पर मल्टीपल फोर्स काम कर रहा है। कैसे मल्टीपल फोर्स काम कर रहा है? तो इस पर नीचे लग रहा है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इस सरफेस पर ठीक है, इस सरफेस पर इधर लग रहा होगा, इस पर फ्रिक्शन, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इसके ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसको अगर मैं इधर से दबा दूं तो F अप्लाइड भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल फोर्स काम कर रहा है। और इस केस में अगर हम वर्क डन निकालें तो क्या क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, प्लस mg भी कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर मतलब जो मैंने इसे दबा रखा है, प्लस नॉन कंजर्वेटिव कौन हो गया? फ्रिक्शन। तो इस एक फिगर में मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसका ये एक एग्जांपल है। तो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो सम ऑफ के ई पी क्या होगा? कांस्टेंट।
लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी मींस अपने एनर्जी को और भी फॉर्मेट में बांट देना, मींस टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, इसको और बड़ा लिख दो, कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। इसी से हमने ये भी प्रूव कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ पॉइंट समझते हैं। उसके लिए ये हिस्सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये खाली जगह करता हूं और यहां पर और भी पॉइंट्स लिखता हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर की कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग समझने वाले हैं, जो काम देगा आपको आगे असर्शन रीजन बनाने में, ट्रू फॉल्स बनाने में। यहां तक तो समझ गए, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी होगा कौन चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। कुछ की पॉइंट्स क्या है, मैकेनिकल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी है इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है। डिपेंड्स अपॉन, मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड करेगा किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो जैसा हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इस वजह से मैकेनिकल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी मैकेनिकल एनर्जी से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो गया तो ये वाला हिस्सा निगेटिव, तो इसका रिजल्ट आएगा निगेटिव, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया, निगेटिव पोर्शन बड़ा हो गया, तो ओवरऑल जो सब्ट्रैक्ट कर कर आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगा, जो कि कभी है नहीं। और हम लोग ये पढ़ के आए कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा काइनेटिक एनर्जी हमेशा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी अगर निगेटिव भी है तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, लेकिन कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इस वजह से चूंकि काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा छोटा होगा मैकेनिकल एनर्जी से। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इन द फील्ड, एनर्जी छोटा होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर होना चाहिए किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर कोई पार्टिकल फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो या तो बराबर हो पोटेंशियल एनर्जी के, या उससे बड़ा हो, पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा हो। थ्योरी पढ़ा, जो पॉइंट्स हम लोगों ने समझा अभी तक, और कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वर्क एनर्जी के कंजर्वेशन पर। बात समझ में आ रही है, वर्क एनर्जी के जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। और यहां देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला जो है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, ये हम लोगों ने इसी वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको मालूम है वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है अगर आप लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों का फ्रेम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का फ्रेम सेम हो। क्योंकि हम लोगों ने जब वर्क को पढ़ा था तो वर्क में भी ये समझा था कि फ्रेम कैसा, वर्क जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो जब इस रिलेशन को हम लगाएंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, तो दोनों का फ्रेम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही बात यहां लिखी गई है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम फ्रेम में लिए जाएं, क्योंकि दोनों फ्रेम पर डिपेंड करता है। ये जो पॉइंट्स मैं लिखता हूं ये न्यूमेरिकल बनाने के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप भी अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ गए कि दोनों फ्रेम पर डिपेंड करता है, इसलिए जब आप इसे लगाएं तो हमेशा याद रखिए कि जो वर्क आप निकाल रहे हैं उसका फ्रेम
और जो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हैं उसका फ्रेम, दोनों का फ्रेम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लगा रहे हैं तो दो तरह का फ्रेम होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कहने का मतलब कि जिसमें एक्सेलरेशन हो, नॉन इनर्शियल कहने का मतलब इनर्शियल कहने का मतलब जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो, नॉन इनर्शियल कहने का मतलब जिसमें एक्सेलरेशन हो। तो उस वक्त उस फ्रेम में जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वहां पर आपको स्यूडो फोर्स भी निकालना होगा। तो स्यूडो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, सर्कुलर में भी उसका एप्लीकेशन था जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने समझा था, एनएलएम में भी है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स लगाना जरूरी है क्योंकि आप किस में काम कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं। इस वजह से नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप ये रिलेशन यूज कीजिएगा तो वहां पर स्यूडो फोर्स का लगाना भी जरूरी है। उसके बाद वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये इसके जस्ट पहले हम लोगों ने लिखा था, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मान लीजिए 3 फोर्स आ जाए हमारे सामने, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे सामने 3 फोर्स आ जाए, 3 फोर्स कौन कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तीनों फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। तो अगर ये तीनों फोर्स आ जाए तो हम इस तीनों को किधर लिख देंगे, राइट साइड लिख देंगे। तीनों को क्या कर देंगे, राइट साइड लिख देंगे और फिर क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनाऊंगा तो ठीक इसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्या कह रहा है और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू, एक्सटर्नल यहां पर क्या है, स्यूडो फोर्स यूज कर रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। यहां पर अगर हम लिख देते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो इसका मतलब ये 3 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से घटा देना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के सम को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल एनर्जी, और इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी। तो ये जो हिस्सा है इसी को हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी समझा था और यहां फिर से लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो तो हम लोग सिर्फ ये यूज करेंगे, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब देखिए इस पर एकदम छोटा सा और एकदम सस्ता क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, कि सिर्फ जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो सिर्फ ये यूज करें और जहां पर कंजर्वेटिव के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव भी हो तब ये यूज करना है, ऊपर वाला। और ऊपर वाला जब यूज करेंगे तो राइट साइड में हम लोग इस तीनों फोर्स को डाल देंगे। राइट साइड में एक तरफ ये हो जाएगा और दूसरी तरफ ये नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। ये कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल इस पर एक छोटा सा एकदम आसान सा सस्ता क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है लेकिन एग्जाम्पल, ये एक बॉल है जिसका मास कितना है m, और ये जमीन से कितने हाइट पर है, तो मान लीजिए h हाइट पर है। जमीन से कितने हाइट पर है, h हाइट पर है, और इनिशियली ये रुका हुआ है, इनिशियली ये रुका हुआ है। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट्स रीच द ग्राउंड, रीचेस द ग्राउंड। जब ये कहां पहुंचे, जमीन पर पहुंचे। जब ये जमीन पर पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो आप इसको आसानी से काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, वर्क एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो उससे बनाते हैं और उससे चीजें एकदम आसान होंगी। कैसे, ये फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर जो जमीन है, ये तो जमीन है, ग्राउंड, तो अर्थ, इसको कौन खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ। तो फोर्स कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो डायरेक्ट आप ये लगा दो, डायरेक्ट ये लगा दो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर एक्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट जब आप ये लगाइएगा, है ना, डायरेक्ट ये लगाइएगा, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी। तो क्या होगा देखिए,
ए पर निकालते हैं, ये इसको मान ले ए और इसको मान ले बी। तो जब ये ए पर है सॉल्यूशन जब ये ए पर है एट ए, तो ए पर चूंकि ये रुका हुआ है तो इसलिए इसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh, ठीक है। अब जब ये जमीन पर पहुंचा एट बी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है 0, क्योंकि कोई हाइट नहीं है। और आपको मालूम है k इनिशियल प्लस u इनिशियल, यहां बैठा देते हैं, ki प्लस ui बराबर kf प्लस uf। तो k इनिशियल कितना 0 प्लस u इनिशियल कितना mgh, k फाइनल कितना हाफ mv² और u कितना 0। तो m से m कट गया, 0 0 तो है ही, तो इसको अगले स्टेप में लिखते हैं mgh बराबर क्या बचा आपके पास, हाफ mv²। यहां पर इंप्लाइज डेट, तो m से m डिचिक, तो क्या बच गया v² बराबर क्या आ गया 2gh। तो v बराबर क्या आ गया रूट अंडर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट जो कहिए, अगर इसमें वैल्यू दिया रहता तो वैल्यू डालकर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये क्या निकल गया, डायरेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स हो तो डायरेक्ट आपको ये निकाल लेना, ये लगा देना, काइनेटिक एनर्जी प्लस E इनिशियल बराबर E फाइनल। बस इसको यूज कर देना है, वैल्यूज डाल देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर हमें काम निकालना हो तो ये। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दोनों कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव भी, और ये कहने का क्या मतलब है ये हम लोग समझेंगे। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और ये पॉइंट जरूर अपने कॉपी में नोट करना, ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा काम देगा, या न्यूमेरिकल के पर्पज से ही है, इसलिए इसको नोट करो। फिर मैं साफ करता हूं बोर्ड। वो पहला क्वेश्चन समझने के बाद अब हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर, हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है, हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उस मैक्सिमम कंप्रेशन का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सिचुएशन क्या दिया गया है कि एक मास है m, ठीक है, और मास मान लेते हैं कितना 1 kg। ये मास m जो दिया है ये मान लेते हैं कितना है 1 kg, ठीक है, 1 kg मास है। इसको गिराया गया, यहां स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक तख्ती रखी हुई है, वो तख्ती से ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है और नीचे जमीन है। इस तख्ती के h हाइट पर, इस तख्ती के h हाइट, h कितना है 5 मीटर ऊपर, एक kg का मास रखा हुआ और उसको गिराया गया। गिराएंगे तो स्प्रिंग पर आएगा, स्प्रिंग जो है दबेगा, तो ये जो कंप्रेस होगा, तो ये कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। बात समझ में आ रही है, इसका हमें इक्वेशन निकालना। अब क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि इस पूरे फेनोमेना में फोर्स कौन कौन इन्वॉल्व है। तो आपको जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब का सब कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखते हैं, यहां पर ये मास नीचे गिरेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। साथ में ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इसका मतलब फिर से कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस पूरे फेनोमेना में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गई। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिचुएशन दे, उस सिचुएशन में आइडेंटिफाई कीजिए कि फोर्स कौन कौन है। उसके बाद जब आपको फोर्स मालूम चल जाएगा कि कितने फोर्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सारे फोर्स को पहचानिए कि उसमें से कंजर्वेटिव, सबके सब कंजर्वेटिव है या मिक्सअप है, कि कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव है। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव होगा तो ये फॉर्मूला आपको डाल देना है, और अगर कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव भी होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो अभी यहां पर जो हमारे पास सिचुएशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं, इस फिगर को दोबारा यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये मास 1 kg का है,
ये जमीन से इस तख्ती से कितना ऊपर है? 5 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये 5 मीटर ऊपर। ठीक है, और ये जमीन, इसका K कितना दे रहा है? तो K दे रहा है 50 न्यूटन पर मीटर। अब इसमें कुछ बात समझनी है, जब ये कंप्रेस होगा, अभी ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, मतलब ये जो इसका नेचुरल लेंथ है, ये इसका नेचुरल लेंथ है। अभी जब ये कंप्रेस होगा तो मान लेते हैं कि कंप्रेस होकर ये कुछ यहां आएगा, कंप्रेस होकर ये कुछ यहां आएगा, ये इसका कंप्रेशन है। तो ये कितना कंप्रेस हुआ? तो स्प्रिंग मान लेते हैं कितना कंप्रेस हुआ? x कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? x कंप्रेस हुआ। और यहां पर ये इसका मैक्सिमम कंप्रेशन, मान लेते हैं ये इसका मैक्सिमम कंप्रेशन। जब वो खुद पूरा का पूरा दब जाएगा, तो दबेगा तो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि यहां पर रुक जाएगा ये। अब इस पॉइंट पर जब ये रुक जाएगा तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। तो सबसे पहले क्या क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला ये लगाएंगे, कैसे? फोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद। अब सिचुएशन क्या है कि जब ये गिरेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो कितना कंप्रेस होगा? तो मान लिए कि x कंप्रेस होगा। और जब वो पूरा दब जाएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब वो पूरा दब जाता है तो रुक जाता है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो 0 होगी। और इसी लेवल को हम यहां पर रिफरेंस लेवल मान लेते हैं। रिफरेंस लेवल कहने का मतलब कि हम सारा ऑब्जर्वेशन यहां से कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, हम यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि हम अपने रिफरेंस लेवल को इसके साथ कर दें। अब हमने क्या किया? अपना रिफरेंस लेवल यहां डाल दिया। अब रिफरेंस लेवल डाल दिया तो अब ये फॉर्मूला डाल देना है बस। फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला यूजिंग, अब ये फॉर्मूला डाल रहे हैं, KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए चूंकि ये रुका हुआ था तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा जरूर, क्योंकि ये हाइट है। तो कितना हाइट है? तो देखिए मैंने रिफरेंस लेवल कितना माना है? ये। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई? तो यहां से यहां की दूरी है x और यहां से ऊपर की दूरी है h, जो कि कितना है? 5। तो ये हो जाएगा mgh प्लस x। ये इसका हाइट हो गया। काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mg और h प्लस x। ये हमने LHS लिख दिया। अब क्या करते हैं? RHS लिखते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसके पास। अब देखिए यहां पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये 2 होगा। क्या कौन कौन सा होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? एक पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशन वाला, एक पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग वाला। तो इसको हम आगे बढ़ाएं, 0 को छोड़ देते हैं तो आ जाएगा mgh प्लस x बराबर 0। और चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रिफरेंस लेवल मेरा यही है। तो इस लेवल के लिए ये जो स्प्रिंग का हाइट हो जाएगा या इसका हाइट कितना हो जाएगा? 0। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ kx स्क्वायर। अब इसको इक्वेट कर देना है। m कितना? 1, g कितना? 10, h कितना? 5 प्लस x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? हाफ। k का वैल्यू कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर, तो 50 x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 10 के 0 से ये 0 गया। उसके बाद इक्वेशन आ गया आपका ये 2 से, या 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगा 5x स्क्वायर। ये आ गया आपका 10, उधर चला जाएगा 2x, सॉरी माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन आ गया आपका मैक्सिमम कंप्रेशन का। और इससे हम x की वैल्यू, इसको अगर हम सॉल्व कर दें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो ये इक्वेशन हमें x की वैल्यू भी दे देगा। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले आइडेंटिफाई कि फोर्स कौन कौन है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है कि मिक्सअप है।
अगर सिर्फ कंजर्वेटिव हुआ तो ये, अगर मिक्सअप हुआ तो ऊपर वाला। तो अभी कंजर्वेटिव था तो सिर्फ हमने ये लगाया। इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 क्योंकि ये रुका हुआ था, फिर उसको छोड़ा गया तो इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। चूंकि हमने रिफरेंस लेवल स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन था उसी को लिया रिफरेंस लेवल, तो इस पॉइंट से ही सारा मेजरमेंट हम करेंगे, हाइट भी और सब कुछ। तो यहां से हाइट कितनी हो गई h प्लस एक्स, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी h प्लस एक्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, क्योंकि यहां पर जब वो गिरेगा तो वेलोसिटी कितनी, 0। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2, एक ड्यू टू ग्रेविटेशन और एक स्प्रिंग। तो ग्रेविटेशन वाला भी 0, क्यों, क्योंकि रिफरेंस लेवल हमने वही लिया है। और स्प्रिंग जब यहां पहुंच जाएगा, स्प्रिंग को मान लेते हैं कि ये कंप्रेस होकर यहां पहुंच गया स्प्रिंग कंप्रेस होकर ऐसा पहुंच गया, तो इस ब्लॉक यहां पहुंच गया मास। तो इस मास के पास क्या है, इस लेवल से तो हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई। इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमें इक्वेशन निकल कर आ गया। तो इसको फटाक से नोट कीजिए। और एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और वैसा वाला जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो, कंजर्वेटिव भी और नॉन कंजर्वेटिव भी, ठीक है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें दोनों ही फोर्सेज है। कैसे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका मास कितना है, 1 किलो, और ये अपने नेचुरल लेंथ से, NL मीन्स है नेचुरल लेंथ, ध्यान रखिए, NL मीन्स नेचुरल लेंथ। ये अपने नेचुरल लेंथ से 2 मीटर पीछे खिसका हुआ है। इसको कंप्रेस किया गया है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर। यहां से जब हम छोड़ेंगे तो ये जाता जाएगा और जाता है A तक, और A पर जाकर रुक जाता है। मतलब इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है, 0। तो नेचुरल लेंथ से ये डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है। नेचुरल लेंथ से ये डिस्टेंस कितना है, x है। अब यहां पर इस सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, मतलब अब फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5। हमें क्या निकालना है, ये x की दूरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्प्रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम कंप्रेशन से रिलीज किया गया और ये पहुंचता है A पर। आपको बताना है x की दूरी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.5। अब ये जो बात मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको अब यहां लागू करते हैं। सबसे पहले यहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब चूंकि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो इसको राइट साइड लिख लेंगे। तो ये तीनों, चूंकि यहां पर स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग फोर्स का सारा कहानी, मतलब स्प्रिंग फोर्स का सारा कहानी इधर लिखना है। स्प्रिंग फोर्स चूंकि कंजर्वेटिव है इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड, ठीक है। और ये वर्क डन जो है, यहां पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो फ्रिक्शनल वर्क डन। बस अब इसको यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, म्यू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट एस बराबर KF प्लस UF माइनस KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। अब इसमें वैल्यू डालते चलते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। म्यू बराबर, म्यू कितना दे रहा है, 0.5 इंटू आर कितना है, आर हो जाता है mg, आर बराबर mg। तो इसका वजन है 1 kg, नीचे लगेगा mg कितना, नीचे जो लगेगा mg वही इसका r हो जाएगा। तो m कितना है 1 और g कितना है 10, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कहां से कहां जाएगा, 2 से यहां तक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 प्लस x, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी चूंकि ये रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा
यहां पर आकर रुक रहा है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, तो कितना स्ट्रेच हुआ, तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल चूंकि रुका हुआ है इसलिए 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका हाफ के 2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 से 10 गया, कितना आया 5 2 जा 10 और 5x इज इक्वल टू k का वैल्यू डाल दीजिए, k का वैल्यू डाल देंगे तो हाफ 50, k का वैल्यू कितना है 50 इंटू x कितना है, x ही तो फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 50 गुने 2 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 10 प्लस 5x, ये आ गया 25, ठीक है 25x स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस 100। अब इसको ठीक से अगर लिखे अरेंज करके तो आएगा 25x स्क्वायर और ये है 5x। ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस 5x, और ये आ गया माइनस 10 उधर चला जाएगा, माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर देना है, तो 5 कॉमन कर लेते हैं सब में से, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस x माइनस, और ये आएगा आपका 21 इज इक्वल टू 0। 5 दूनी 10, हाँ 22 आ जाएगा। ठीक है, कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 5 को इससे इंटू कीजिएगा तो आएगा 110। ठीक है, 110, तो 110 को अगर आप ध्यान से इसको तोड़ें, अगर 5 को और 22 को तोड़ें तो 22 हो जाएगा 11 2 जा 22, तो 5 दूनी 10 और 11, मतलब 10 और 11 के पैटर्न में लिखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने बचपन से पढ़ा है, 10 प्लस 11, तो इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो कितना आएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम फिर से इसके ऊपर काम करें, दोनों में से हमने x कॉमन कर लिया, तो 5x माइनस 11, और इस दोनों में से हम कितना कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x एक आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2, और एक आ जाएगा आपका 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 11/5, मतलब 2.2 मीटर। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो दूरी नेचुरल लेंथ से कितना है 2.2। ठीक है, नेचुरल लेंथ से कितना है 2.2, बात समझ में आ रही, नेचुरल लेंथ से कितना है 2.2 है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर है 2.2। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको थोड़ा समझिए। अगर हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह कर दें कि मान लेते हैं कि हमने यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें ये 1 kg इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। क्वेश्चन क्या है समझिए, यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें ये 1 kg इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। जब स्प्रिंग से अटैच्ड है तो जैसे ही हम कंप्रेस करके रिलीज करेंगे तो ये जाएगा, यहां पहुंचेगा और फिर वापस आएगा, तो इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा। तो वहां हमें ऑसिलेशन नहीं पढ़ना है, SHM नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें यह निकालना था कि जब हम इसको रिलीज करके छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग और ब्लॉक खिसकते खिसकते पहुंचेगा यहां, मतलब इस 1 kg में स्प्रिंग अटैच्ड है, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्प्रिंग अटैच्ड है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1 kg स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है, मतलब स्प्रिंग 1 kg, जैसे गुलेल में आप देखते हैं, गुलेल में क्या करते हैं, गुलेल है और उस पत्थर को उसमें फंसाकर खींचते हैं, लेकिन गुलेल में पत्थर और स्प्रिंग जो रबर है वो अटैच नहीं, छोड़ते हैं, रबर यहीं रह जाता है, वो आगे चला जाता है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि ये ब्लॉक इससे अटैच्ड नहीं है और तब बताइए कि ये मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा, तो उस केस में हम यहां से एक सेकंड निकाले तो कितना होगा। तो उस केस में कुछ नहीं करना था, उस केस में बस आपका जो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है
इस वाले टर्म को 0 डाल देना था। अगर इस टर्म को हम 0 डाल देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां बनाते हैं, ठीक है, यहां बनाते हैं, कितना आएगा, इसी स्टेप को ले रहे हैं, 10 प्लस 5x बराबर ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, ठीक है, 0, इसको भी 0 डाल दो, माइनस वो भी 0 डाल दो, प्लस हाफ, k का वैल्यू 50 गुने 4, 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसको सॉल्व करते तो x का वैल्यू आता 18 मीटर। तो इसी में दो तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक का रिजल्ट आ रहा है 18 मीटर और एक का रिजल्ट आ रहा है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर में ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड है, 18 मीटर में ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है, इस वजह से इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो हमने इस तरह का भी एग्जांपल देख लिया जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और कैसे हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके, कंसेप्ट को यूज करके, और ये जो पॉइंट मैंने लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, उसको राइट साइड रखेंगे, जैसा कि मैं यहां रखकर बनाया हूं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स है ये न्यूमेरिकल में काम देगा, और 3 तरह के क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।